नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी की बात किया था और रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने ये कहा था कि अगर t इज इक्वल टू 0 पर हमारे सैंपल में एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या n0 है, n0 या n0 है और डीके कांस्टेंट लैम्डा है, तो t टाइम के बाद एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या हो जाएगी n इज इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये एक्सप्रेशन पिछले क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था और इस एक्सप्रेशन के मुताबिक टाइम के साथ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या कैसे बदलेगी किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर में, उसका ग्राफ ऐसा होगा। t इज इक्वल टू 0 पर n0 एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे और उसके बाद टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली घटेगा और उतना टाइम जितने टाइम के बाद आपके सैंपल में एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या अभी जितनी है उसकी आधी हो जाए, वो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ कहा जाता है और उसका फॉर्मूला ये होता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा और ln2 का वैल्यू 0.693 होता है, तो 0.693 बाई लैम्डा और मीन लाइफ डिफाइंड होता है 1 बाई लैम्डा के रूप में। और एक बात हम लोगों ने और किया था कि अगर आपके सैंपल में एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या n0 है एट t इज इक्वल टू 0, तो n हाफ लाइव्स के बाद एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या कितनी बचेगी, तो वो हो जाएगा n0 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर n। ये सारी बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। अब जैसे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस टेकिंग प्लेस पर सेकेंड कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, पर सेकेंड कितना डिके हो रहा है, पर सेकेंड कितने एक्टिव न्यूक्लियस सैंपल के अंदर में डिके कर रहे हैं, वो कहलाता है उस सैंपल की एक्टिविटी। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर, चूंकि रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस है, तो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर सेकेंड कितना डिके होगा, कितने डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बात का होगा कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पर सैंपल के अंदर में कितने एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियस सैंपल में प्रेजेंट होगा डीके की प्रोबेबिलिटी उतनी अधिक होगी। और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस टेकिंग प्लेस पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस taking place per second is called activity। तो एक्टिविटी को अगर हम लोग A से डिनोट करें तो A क्या हो जाएगा, माइनस dn बाई dt, और ये लैम्डा n के बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू लैम्डा और n का मतलब n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t यहां से, और लैम्डा n0 को हम लोग लिख सकते हैं a0 का मतलब एक्टिविटी ऑफ द सैंपल
activity of the sample at time t is equal to 0। तो जो फॉर्मूला रेडियो एक्टिव डीके के लिए होगा वही फॉर्मूला एक्टिविटी के लिए होगा कि अगर t इज इक्वल टू 0 पर सैंपल की एक्टिविटी A0 है तो t टाइम के बाद उसकी जो एक्टिविटी होगी वो हो जाएगी A0 टाइम्स e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, और एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी अभी जितनी है उसकी आधी हो जाएगी, और n हाफ लाइव्स के बाद यहां भी सेम वही फॉर्मूला चलेगा। n हाफ लाइव्स के बाद सैंपल की एक्टिविटी बच जाएगी A0 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। तो जो सारी बातें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में किया गया है, जो सारे फॉर्मूले वहां होल्ड करते हैं, वही सारे फॉर्मूले एक्टिविटी के केस में भी होल्ड करेंगे। और जितना भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो रेडियो एक्टिविटी करता है, डिके करता है, स्पॉन्टेनियस डिके करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो यूजुअली 3 तरह का डिके करता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे। और 2 अलग अलग तरह के अगर सिर्फ अल्फा डिके करे तब मान लीजिए कि उसकी एक्टिविटी या उसका हाफ लाइफ, उसकी एक्टिविटी जितने समय में आधी हो जाती है जो उसका हाफ लाइफ है। अगर सिर्फ बीटा डिके करता है तो हाफ लाइफ उससे डिफरेंट है। तो अगर सिर्फ एक प्रोसेस से डिके करता है तब हाफ लाइफ है T1, सिर्फ दूसरे प्रोसेस से डिके करता है तब हाफ लाइफ है T2। अगर ये दोनों प्रोसेसेज साथ साथ चल रहे हैं, कभी अल्फा डीके भी होता है, कभी बीटा भी होता है, कभी अल्फा भी होता है, कभी बीटा भी होता है, तब इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगा। मान लीजिए सिर्फ अल्फा डीके होता तब हाफ लाइफ होता T1, अगर सिर्फ बीटा डीके होता तब हाफ लाइफ होता T2। अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो हाफ लाइफ न T1 होगा न T2 होगा, तब हाफ लाइफ क्या होगा। तो उसका एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मैं उसका डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं इस क्लास में, आप जस्ट उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कुछ सवालों को बनाने में ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा। सो इफ 2 decay processes are simultaneously taking place, and half lives corresponding to decay through these two processes are T1 and T2 respectively, then जब दोनों प्रोसेसेज साथ साथ होगी तब then the effective half life when both the processes are simultaneously taking place is given by
is given by 1 upon T is equal to 1 upon T1 plus 1 upon T2, or that implies T is equal to T1 T2 by T1 plus T2। एक इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। अब हम लोग जरा जो अलग अलग तरह के डिकेज होते हैं, कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो किसी भी वजह से अनस्टेबल है, किसी भी न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की कुल 3 वजहें होती हैं, जिनकी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। उन तीनों में से किसी भी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, वैसा अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 तरह का डीके करता है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। 3 तरह के रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये डीके प्रोसेसेस क्या हैं? व्हाट आर दिस डीके प्रोसेसेस, और इनमें क्या होता है? अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके में कौन से चेंजेस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक एक करके हम लोग इनकी बातों को समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले अल्फा डीके की बात मैं करूंगा। अल्फा डीके मैंने कहा था, आप याद कीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का जो ग्राफ खींचा गया था, उस ग्राफ के आधार पर हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि लाइटर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं और हेवियर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं, और ये दोनों मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस में तब्दील होना चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अल्फा डीके की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हेवियर न्यूक्लियाई के लिए। हेवियर न्यूक्लियाई आर मोर प्रोबेबल फॉर अल्फा डीके। अल्फा डीके की प्रोबेबिलिटी हेवियर न्यूक्लियाई के लिए ज्यादा होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई हेवियर न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है A, एटॉमिक नंबर है Z, और ये अल्फा डीके करता है। तो अल्फा डीके में होता क्या है? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स आर सिंपली अल्फा पार्टिकल्स आर सिंपली हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियाई। हीलियम से उसके आउटर मोस्ट शेल का, आउटर मोस्ट शेल क्या, ग्राउंड स्टेट में वो आउटर ही मोस्ट शेल है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं हीलियम के अंदर में। तो अगर हीलियम से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइप आउट करवा दिया जाए, तब हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियस जो बचा उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है XAZ और ये अल्फा डीके करता है, अल्फा डीके करता है, तो अल्फा डीके करेगा तो एक हीलियम का न्यूक्लियस इससे निकल जाएगा बाहर, तो इसका मास नंबर 4 कम हो जाएगा, और हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकलेगा मतलब 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे, 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो 2 प्रोटॉन अगर निकल गया तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। तो जो इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो अल्फा डीके करने के बाद बन गया Y, वो है डॉटर न्यूक्लियस। तो इसका
एलिमेंट ही बदल जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो एलिमेंट ही चेंज कर जाएगा। तो जो नया एलिमेंट बना, जो नया न्यूक्लियस फॉर्म किया, उसका एटॉमिक नंबर Z-2 हो जाएगा, मास नंबर A-4 हो जाएगा, इसके साथ एक अल्फा पार्टिकल निकलेगी और इन दोनों के मासेस का सम इसके मास से स्लाइटली कम होता है, और जो मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी बन के रिलीज होती है, तो इसके साथ एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी इन प्रोडक्ट पार्टिकल्स या न्यूक्लियाई के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर कर सकता है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी अल्फा डीके के अंदर में? तो इस एनर्जी रिलीज को कहीं पर भी एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट से निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ XAZ माइनस मास ऑफ YA-4Z-2 माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मीन्स व्हाट? हीलियम 2+ न्यूक्लियस या हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनटू C²। इतनी एनर्जी रिलीज होती है अल्फा डीके में। और चूंकि अल्फा डीके जब न्यूक्लियस करता है तो एक बार में ही उसका मास नंबर 4 से कम हो जाता है, मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। तो ये मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा तेजी से अप्रोच करता है। तो जितने भी हेवियर न्यूक्लियाई हैं वो जल्दी से जल्दी मॉडरेट साइज के न्यूक्लियस में तब्दील होना चाहते हैं और उनके द्वारा अल्फा डीके किए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ताकि एक बार में ही उनका मास नंबर 4 से कम हो जाए। एक दूसरे तरह का जो डीके है जिसको हम लोग बीटा डीके कहते हैं। तो बीटा डीके फिजिक्स के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बिकॉज जब बीटा डीके की घटना को ऑब्जर्व किया गया था तो कुछ दिनों के लिए पूरी की पूरी फिजिक्स कम्युनिटी बिल्कुल परेशान हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि एक ऐसा फेनोमेनन देखने को मिल रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसमें लगभग सारे के सारे कंजर्वेशन लॉज वायलेट होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या था ये? दिस इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहली बात तो ये कि न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के तरह का पार्टिकल निकलता हुआ पाया गया। तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा है? फ्रॉम वेयर डू दिस इलेक्ट्रॉन्स कम? न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो फिर बीटा डीके में न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन या उसके तरह के पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं? पहली बात, पहला सवाल। दूसरी बात, देखा यह गया कि जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, तो जो बीटा डीके होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलते हैं, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं निकलते हैं, वो अपने इंटरनल इंटरैक्शंस की वजह से निकलते हैं। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड रिमेन कंजर्व्ड बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑपरेटिव ऑन द सिस्टम एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके टू टेक प्लेस। And when external force is 0, the linear momentum of system should remain conserved. लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया कि इलेक्ट्रॉन कायदे से क्या होना चाहिए था कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकला और वो सर्टेन लीनियर मोमेंटम लेकर के इधर गया, तो रिमेनिंग न्यूक्लियस को
उतने ही लीनियर मोमेंटम से उससे 180 डिग्री पर रिकॉइल करना चाहिए था, क्योंकि शुरू में न्यूक्लियस वॉज एट रेस्ट एंड द लीनियर मोमेंटम वॉज जीरो, तो फाइनली भी लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों के लीनियर मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। लेकिन देखा यह गया कि अगर किसी न्यूक्लियस से बीटा डीके के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए तो न्यूक्लियस ठीक उससे 180 डिग्री पर न जाकर के सर्टेन एंगल पर रिकॉइल कर रहा था। तो इसका ये कंपोनेंट अगर इसके साथ ऐड होकर के इसके लीनियर मोमेंटम का ये कंपोनेंट अगर इसके साथ ऐड होकर के जीरो हो भी जाता है, फिर भी इस डायरेक्शन में एक लीनियर मोमेंटम सिस्टम को हो जाएगा इस प्रोसेस के बाद, जो कि पहले नहीं था, और लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रह पाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट होता हुआ पाया गया। ये जो बीटा पार्टिकल्स निकलते थे इनकी एनर्जी जीरो से लेकर के, इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेकर के 2-3 MeV तक का पाया गया। तो ये अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं? बीटा डीके में तो जो भी इंटरैक्शन हुआ होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक खास अमाउंट की एनर्जी निकलनी चाहिए थी। और भी कई कंजर्वेशन लॉज वायलेट होते हुए पाए गए, जिसकी चर्चा मैं यहां करना अप्रोप्रिएट नहीं समझता हूं। तो बीटा डीके की प्रक्रिया में सारे के सारे कंजर्वेशन लॉज वायलेट होते हुए पाए जा रहे थे। और ये विचित्र घटना थी, एक ऐसा कोई फिजिकल प्रोसेस जिसमें सारे कंजर्वेशन लॉज एक साथ वायलेट हो जा रहे हो। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी परिस्थिति थी। लेकिन पॉली ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो बिल्कुल यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज हैं वो किसी एक फिजिकल फेनोमेना में वायलेट हो जाएं। इट कैन नॉट सो हैपन। तो पॉली ने न्यूट्रिनो नाम के एक पार्टिकल का हाइपोथेसिस किया। उन्होंने कहा कि बीटा डीके में होता क्या है कि बीटा डीके 2 तरह के न्यूक्लियाई कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा था पिछले क्लास में, आप याद करेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि 2 तरह का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो मच ग्रेटर देन 1 है वैसा न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होगा, और मच स्मॉलर देन 1 है वैसा न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होगा। न्यूक्लियस के अंदर एक सर्टेन डिजायरेबल से कम नंबर में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, और एक सर्टेन डिजायरेबल नंबर से ज्यादा नंबर में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। ज्यादा न्यूट्रॉन का प्रेजेंट होना भी न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाता है, और कम न्यूट्रॉन का प्रेजेंट होना भी न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाता है। तो वैसे न्यूक्लियाई जिसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो मच ग्रेटर देन 1 है और न्यूट्रॉन का एक डिजायरेबल से ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहना न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना रहा है, वैसा न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी भी तरह से अपने अंदर न्यूट्रॉन की संख्या को घटाना चाहेगा, प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाना चाहेगा। और वैसे न्यूक्लियाई में, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन डीके करता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और पॉली ने एक नए पार्टिकल की परिकल्पना किया, हाइपोथेसिस किया, और उसको कहा गया न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ये मासलेस होता है लेकिन इसके पास एनर्जी और मोमेंटम होता है। ये जस्ट एनर्जी का कैरियर है, लाइट के फोटोन की तरह, लेकिन इसका रेस्ट मास 0 होता है। तो एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं साथ में। आप देखिए चार्ज कंजर्वेशन भी ओबेड होगा,
देखिए तो एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक एंटी न्यूट्रिनो बना। तो इस पर नेट चार्ज 0 था, इस पर प्लस ई, इस पर माइनस ई, इस पर प्लस ई, इस पर माइनस ई, दोनों मिलाकर के नेट चार्ज 0, दोनों मिलाकर के नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 था, नेट चार्ज 0 रह गया, इस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो चार्ज कंजर्वेशन भी ओबेड हो गया। और अगर ये नहीं निकलता, अगर ये नहीं निकलता, होता क्या है कि जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए न्यूक्लियस है और इधर कोई इलेक्ट्रॉन निकला और न्यूक्लियस इधर गया, इसका मतलब कि एंटी न्यूट्रिनो भी एक साथ में निकला और इसके मोमेंटम का ये कंपोनेंट इसके मोमेंटम के इस कंपोनेंट के साथ ऐड करके 0 हो जाएगा और दोनों के मोमेंटम का ये कंपोनेंट ऐड करके इसके बराबर हो जाएगा और इस तरह से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ओबेड होगा, वो वायलेट नहीं होता है। बीटा डीके में भी लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन वायलेट नहीं होता है। दूसरी बात, अगर ये नहीं निकलता, इस तरह का कोई पार्टिकल अगर इसके साथ साथ नहीं निकलता तो एक प्रॉब्लम और आ जाती। देखिए न्यूट्रॉन का स्पिन होता है हाफ, प्रोटॉन का भी स्पिन होता है हाफ और इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन होता है हाफ। तो अगर ये दो पार्टिकल्स बने तो दोनों के स्पिन या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो अगर पैरेलल होंगे तो हाफ प्लस हाफ 1, फाइनल स्पिन इज 1, इनिशियल स्पिन वाज हाफ, या फाइनल स्पिन इज 0, इनिशियल स्पिन वाज हाफ, और स्पिन के साथ एक एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एसोसिएटेड होती है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड नहीं रहता। तो अब क्या होता है कि इसका भी स्पिन हाफ होता है, तो इसमें से किसी दो का स्पिन अपोजिट होगा और दोनों ऐड करके 0 हो जाएगा और फाइनल स्पिन भी हाफ होगा, इनिशियल स्पिन भी हाफ होगा। तो एक इस तरह के पार्टिकल की परिकल्पना कर लेने से जितने भी कंजर्वेशन लॉज वायलेट होते हुए अपीयर कर रहे थे वो सारे के सारे एक्सप्लेन हो गए और इस बात का उत्तर मिल गया कि नहीं, बीटा डीके के प्रोसेस में भी फिजिक्स का कोई कंजर्वेशन लॉ वायलेट नहीं होता है। और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। लेकिन जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया नहीं जा सकता, इसलिए अपने क्रिएशन के तुरंत बाद वो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को जो अपने क्रिएशन के तुरंत बाद बाहर निकलता है, इसी को कहा जाता है बीटा माइनस पार्टिकल। तो इस तरह का डीके कहलाता है बीटा माइनस डीके। वैसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या डिजायरेबल से ज्यादा होगी, वैसे न्यूक्लियाई बीटा माइनस डीके करेंगे। दो तरह का डीके होता है बीटा में, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके वैसे न्यूक्लियाई करेंगे जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? बीटा माइनस डीके में न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? तो वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो निकलने के जस्ट पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रिएट हुआ था और क्रिएट होने के तुरंत बाद वो बीटा माइनस बन करके निकल जाता है। ठीक इसी तरह से यहां क्या होगा, वैसे न्यूक्लियाई बीटा प्लस डीके करेंगे जिनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से कम होगा। तो ऐसे न्यूक्लियाई अपने अंदर प्रोटॉन की संख्या को घटाना चाहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या को बढ़ाना चाहेगा। और ऐसे न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन टूटते हैं न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन के पास सारी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, सिर्फ चार्ज इस पर पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिट्रॉन के तरह का पार्टिकल भी न्यूक्लियस के अंदर पाया नहीं जा सकता, तो ये भी अपने क्रिएशन के तुरंत बाद पॉजिट्रॉन जो बाहर निकलेगा, इस घटना को कहते हैं बीटा प्लस डीके।
तो दो तरह का डीके हो सकता है, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। अब जैसे कोई एलिमेंट है X, उसका मास नंबर है A, एटॉमिक नंबर है Z, और इसने बीटा माइनस डीके किया, तो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन घटा तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, तो एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट बदल गया। तो XAZ बीटा माइनस डीके करने के बाद बन जाएगा YAZ+1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको कि हम लोग बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं, और ये तो एनर्जी का कैरियर होती है, कुछ एनर्जी लेकर के ये निकलेगी और कुछ एनर्जी, जितना टोटल एनर्जी रिलीज होगा उसमें से कुछ एनर्जी लेकर के ये निकलेगा और कुछ इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी, जो रेसिड्यूअल न्यूक्लियस है उसका और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर करेगा। और यहां क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट है XAZ और वो बीटा प्लस डीके किया तो उसके अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बन गया, एक प्रोटॉन घटा तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रोटॉन घट गया तो एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर बदल जाएगा मतलब एलिमेंट बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा YAZ-1 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी। और अब देखिए, अल्फा डीके होता था तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता था, तो अल्फा डीके होने के बाद जो नया एलिमेंट बनेगा वो पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेसेज लेफ्ट चला जाएगा एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। और बीटा माइनस डीके होने में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो अगर बीटा माइनस डीके होगा तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में एक प्लेस राइट चला जाएगा एज कंपेयर टू पेरेंट एलिमेंट। और उसी तरह से इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा तो ये पीरियोडिक टेबल में एक प्लेस लेफ्ट चला जाएगा, इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, ग्रुप डिस्प्लेस हो जाएगा। और एक और बात इंटरेस्टिंग है यहां पर कि एनर्जी कितनी रिलीज्ड होगी, तो देखिए बीटा माइनस डीके में कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कायदे से। बीटा माइनस डीके में कहीं पर भी एनर्जी जो रिलीज निकालते हैं वो मास डिफेक्ट से ही निकालते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, क्यू कैसे निकलना चाहिए बीटा माइनस डीके में, ये निकलना चाहिए मास ऑफ XAZ माइनस मास ऑफ YAZ+1 माइनस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू C², ऐसा होना चाहिए। और यहां क्या होना चाहिए, यहां एनर्जी रिलीज कैसे निकलेगी, तो यहां एनर्जी रिलीज निकलना चाहिए मास ऑफ XAZ माइनस इन दोनों के मासेज का सम इसके मास से कम होगा, और मास में जो कमी आई, जो मास डिफेक्ट हुआ, वही एनर्जी बन के रिलीज होगा mc² के मुताबिक। तो माइनस मास ऑफ YAZ-1 माइनस पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा इंटू C²। लेकिन आप किताबों में आप देखेंगे कि बीटा माइनस डीके में एनर्जी रिलीज्ड जो क्यू वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं वो ऐसा रहता है, m XAZ माइनस m YAZ+1 इंटू C²। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट करते ही नहीं है। और यहां जो क्यू वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं बीटा प्लस डीके में, वो कुछ ऐसा लिखते हैं, मास ऑफ XAZ माइनस मास ऑफ YAZ-1 माइनस ट्वाइस दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C²। यहां इलेक्ट्रॉन का मास घटना चाहिए था, तो एक इलेक्ट्रॉन के जगह 2 इलेक्ट्रॉन का मास
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यहां एक इलेक्ट्रॉन का जो मास सब्ट्रैक्ट होना चाहिए यहां करते ही नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये बड़ा अजीब सी बात लगती है और ये आम तौर पर स्टूडेंट्स को समझ में आता नहीं है कि ऐसा हुआ क्यों। दोनों, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, उसकी जगह 2 का सब्ट्रैक्ट कर दिए, और यहां एक इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था तो यहां किए ही नहीं। सो व्हाट इज द फैलेसी? तो वो फैलेसी ये है, फैलेसी नहीं है, वो समझ की गलती है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, क्यू वैल्यू इक्वेशन लिखने में ये कितनी एनर्जी रिलीज्ड होगी ये बताने में हम लोग जो मासेस लेते हैं ना, वो न्यूट्रल एटम्स का मासेस लेते हैं, न्यूट्रल एटम्स के मासेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जरा आप देखिए, जब बीटा माइनस डीके होगा तो इसके न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन बन गया, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो बढ़ गया, लेकिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा नहीं। इलेक्ट्रॉन तो जितना पहले था उतना ही अब है। एटॉमिक नंबर था Z, तो इसके न्यूट्रल एटम में क्या होगा, Z प्रोटॉन था और Z इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन तो अब भी Z ही रह गया, इलेक्ट्रॉन में तो कोई तब्दीली हुई नहीं, लेकिन न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो ये आयोनाइज्ड होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया हुआ रहता है। और यहां आपने क्या किया है, न्यूट्रल एटम का मास घटाया है। तो देखिए तो अब क्या होगा, मास ऑफ एक्स ए जेड माइनस मास ऑफ वाई ए जेड प्लस 1 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको माइनस करेंगे, लेकिन यहां पर आप वैसे न्यूट्रल एटम का मास सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z+1 है, और इतना एटॉमिक नंबर वाले न्यूट्रल एटम में Z+1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि इसमें Z ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन का मास आपने ज्यादा घटा दिया, उसको मेकअप करने के लिए यहां एक इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है और ये इक्वेशन आ जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर न्यूक्लियस के अंदर में Z प्रोटॉन था और बाहर में Z इलेक्ट्रॉन था। अब न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बन गया, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन तो जस का तस रह गया। तो ये जो Y बना ये न्यूट्रल नहीं बनता है, ये जो डॉटर एलिमेंट का न्यूक्लियस फॉर्म करता है, एटम फॉर्म करता है, ये चार्ज्ड होता है, आयोनाइज्ड होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन क्यू वैल्यू इक्वेशन में हम लोग ऑलवेज न्यूट्रल एटम का मास सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, आपने एक्स ए जेड के मास में से वैसे न्यूट्रल एटम का मास सब्ट्रैक्ट किया जिसका एटॉमिक नंबर Z-1 है, और इस वाले पॉजिट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन वैसा न्यूट्रल एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z-1 है उसमें Z-1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें Z इलेक्ट्रॉन है, Z इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आपने कम सब्ट्रैक्ट किया, उसको मेकअप करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन का मास यहां घटाना पड़ेगा, और ये दोनों मिलकर के यहां 2me बन जाते हैं। तो इस तरह से इस क्यू वैल्यू इक्वेशन को लिखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन इतनी क्लैरिटी से किताबों को पढ़ करके हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और एक तीसरे तरह का भी फेनोमेना होता है जो बीटा डीके नहीं है। ऑफ कोर्स बीटा डीके ही 2 तरह का होता है, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड एक तीसरे तरह का फेनोमेना है के कैप्चर। के कैप्चर या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और हम लोग ये बोलते हैं कि के कैप्चर और बीटा प्लस डीके ये दोनों कंपीटिंग प्रोसेसेस हैं। दीज आर कंपीटिंग प्रोसेसेस। कंपीटिंग प्रोसेसेस मीन्स व्हाट? बीटा प्लस डीके कैसा न्यूक्लियस करता है, जिसके अंदर प्रोटॉन डिजायरेबल से ज्यादा अमाउंट में है,
तो ऐसा न्यूक्लियस हर हालत में अपने अंदर प्रोटॉन की संख्या को कम करना चाहता है। तो अब दो पॉसिबिलिटी है इसके पास, या तो इसके न्यूक्लियस के अंदर का कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिके कर जाए और ये बाहर चला जाए बीटा प्लस डिके करके। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक के शेल होता है, तो के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाए। तो यहां भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में तब्दील होता है, वहां भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में तब्दील होगा। के कैप्चर भी वही न्यूक्लियस करेगा जो अपने अंदर प्रोटॉन को घटाना चाहेगा। तो ऐसे न्यूक्लियस दो तरह के कन्वर्सन्स करना चाहते हैं, या तो वो बीटा प्लस डीके करेंगे या के कैप्चर करेंगे, और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, इसलिए दोनों में कंपटीशन होता है। कभी ये होगा कभी ये होगा, कभी ये होगा कभी ये होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि के कैप्चर इज ए कंपीटिंग प्रोसेस ऑफ बीटा प्लस डीके। तो ये तीन तरह के डीकेज हैं, अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, और इससे मिलता जुलता एक प्रोसेस है के कैप्चर, और एक जिसको हम लोग गामा डीके बोलते हैं, गामा डीके। तो गामा डीके कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। होता यह है कि हर अल्फा डीके या बीटा डीके के प्रोसेस के बाद जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है जो गामा डीके कहलाता है। तो गामा डीके कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं होगा, हर अल्फा डीके के बाद गामा डीके होगा, हर बीटा डीके के बाद गामा डीके होगा, बिकॉज हर अल्फा डीके और बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जो जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी गामा के बराबर होती है, गामा रीजन में होती है, गामा रेडिएशन के बराबर होती है। सो गामा डीके विल नेवर टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली, हर अल्फा डीके के बाद एक गामा डीके होगा, हर बीटा डीके के बाद एक गामा डीके होगा। चूंकि हर अल्फा और बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटने के लिए उसको कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, जिसको कि हम लोग गामा डीके कहते हैं। तो जितनी बातें हम लोगों ने किया, इसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। आज हम लोग यहीं पर अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।